हेलो बच्चों। राम राम सारे आने। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनने वाले ग्राफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि फॉर द इलास्टिक रीजन हमारा स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। उस वजह से ग्राफ हमारा कैसा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि इलास्टिक तो होते हैं, लेकिन उनमें जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ना बन के एक पैराबोलिक पाथ में ग्राफ आता है। ठीक है। तो उस टाइप के मटेरियल्स को हम एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। उनका एक अलग नाम होता है, उनको बोलते हैं हम इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। ठीक है। those substances which do not obey हुक्स लॉ। ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। तो दो इलास्टोमर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट ओबे हुक्स लॉ although they behave like elastic materials for a large region in stress strain curve। ठीक है। अगर इसके बीच का ग्राफ अगर बनाए हम, इलास्टोमर्स का ग्राफ आता है बच्चों इस टाइप से। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ना आके वो कैसा आता है, पैराबोलिक टाइप से आता है। ठीक है? यहाँ हमारा क्या होता है, स्ट्रेस, और यहाँ क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें इलास्टोमर्स का, एग्जांपल क्या बनेगा, रबर। हम सब रबर के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है। ये क्या होता है, हम जितना स्ट्रेस लगाते हैं ये उसी के कोरस्पॉन्डिंग इसमें क्या होता है, शेप में चेंज आता रहता है। ठीक है। यानी कि इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेस के। ठीक है। अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप का पैराबोलिक कर्व आएगी। ठीक है। लेकिन पैराबोलिक आने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो उस वजह से ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है। डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। लेकिन फिर भी क्या है, ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। और एग्जांपल देखें तो क्या बनेगा, हमारे हार्ट में ब्लड वेसल होती है, एओर्टा। ठीक है। ये हार्ट ब्लड वेसल। ठीक है। ये भी क्या है, एक इलास्टोमर है। ऐसे ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं बच्चों।
2 ही काफ़ी है। ठीक। अब इलास्टोमर्स में क्या होगा बच्चों कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा हमें इस तरीके से स्ट्रेन मिल रहा है हमारे मटेरियल के अंदर। लेकिन तब क्या होगा जब हम स्ट्रेस को हटाएंगे। ठीक है। तो जब स्ट्रेचिंग हम हटा रहे हैं तो उस टाइम पे मटेरियल हमारा इस टाइप से अपनी शेप को वापस रिगेन करता है। ठीक है। तो उस टाइम पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगी। ये जो हमारी स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इलास्टिक हिस्टैरिसीस लूप। ये वाले स्ट्रक्चर। वैसे इस वाली शेप का नाम होता है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है। लेकिन हम ये किस केस में पढ़ रहे हैं? इलास्टिक बॉडी के केस में। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ठीक है। अब बच्चों, हमने पहले एक टॉपिक किया था, वर्क डन इन इलोंगेशन ऑफ द वायर। उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं फॉर द इलोंगेशन ऑफ द वायर, तो हमारा कुछ ऐसा आता है। ठीक है। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो वो हमारा क्या बनता है? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। यू। और एनर्जी डेंसिटी एक तरह से हम हमारी किसके बराबर होती है? वर्क डन बाय द वायर। ठीक है। तो हमारे इस इलास्टिक हिस्टैरिसीस के लिए अगर हम देखें तो जब हम अपने इलास्टोमर को स्ट्रेच कर रहे थे, ये हमारा स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ठीक है। जब हम अपने इलास्टोमर को स्ट्रेच कर रहे थे तो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ऐसा ग्राफ आया। ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालें, ये वाला पार्ट, ये हमें क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व हमें बताएगा वर्क डन और एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द इलास्टोमर। ठीक है। वहीं अगर हम स्ट्रेस को हटाएं तो हमारा इलास्टोमर क्या है? अपनी शेप रिगेन करेगा। इलास्टोमर पे जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो बच्चों ये नॉर्मल इलास्टिक बॉडी से 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा इलोंगेट हो सकता है। ठीक है। बिना फ्रैक्चर के। और जब हम स्ट्रेस को हटाएंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल शेप रीगेन भी कर लेता है। इसीलिए हम इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं इलास्टोमर की। और जब हम फोर्स हटा रहे हैं, स्ट्रेस हटा रहे हैं बॉडी से, तो इलास्टोमर क्या है? अपनी शेप रीगेन करेगा, लेकिन वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा इस बार। तो इस केस में एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा हमारा? ये। और ये क्या देगा हमें? वर्क डन और एनर्जी
during the regaining of the normal shape। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा कितना एरिया आ रहा है बच्चों अंडर द कर्व? स्ट्रेन, स्ट्रेस, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग हमारी कर्व आई ऐसे, और जब इलास्टोमर अपनी शेप रिगेन कर रहा था तो उसने ये वाला पाथ फॉलो किया। तो हमारा नेट एरिया क्या बनेगा? ये वाला एरिया इनसाइड द लूप। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में से हम ये वाला एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी एनर्जी लॉस हुई थी ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग पार्ट, देन रीगेन करते टाइम वो एनर्जी क्या करेगा, रीस्टोर कर लेगा। तो नेट एनर्जी लॉस क्या रहेगा हमारा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला पॉइंट आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वाले को हम बोलेंगे इलास्टिक हिस्ट्रेसिस लॉस। कुछ एक पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलास्टोमर के बारे में, वो आप सब ध्यान रख लेना। कि एक तो बच्चों हमारी जो स्किन होती है, ह्यूमन स्किन बिहेव्स लाइक एन इलास्टोमर। ठीक है, हमारी स्किन जो है वो एक नेचुरली इलास्टोमर है। ठीक है, हम अपनी स्किन को अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये नॉर्मल इलास्टिक बॉडी से कई मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, और जब हम अपनी फोर्स हटा लेंगे तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन स्किन जो है वो एक नेचुरल इलास्टोमर है। और एक बच्चों मॉलिक्यूल होता है S8, सल्फर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है? इसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है। S8 का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सल्फर एटम्स है, 8 सल्फर एटम्स है। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सल्फर एटम से ये मिलके बनता है, और इसकी कुछ इस टाइप की नेचुरल शेप होती है। ठीक है, ये नेचुरल शेप है, और जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो बच्चों ये कुछ इस टाइप की शेप ले लेता है। ठीक है, व्हेन स्ट्रेच्ड। ठीक है, स्ट्रेच करने पर ये कुछ इस टाइप से स्ट्रेच हो जाता है, और जब हम स्ट्रेच को हटाएंगे तो ये वापस अपनी इस नेचुरल शेप में वापस आ जाएगा। हम डेली लाइफ में जो रबर यूज करते हैं वो नेचुरली इलास्टिक नहीं होता है। रबर इज नॉट नेचुरली इलास्टिक। ठीक है, हम इसको इलास्टिक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको वल्केनाइज करते हैं बाय द S8 molecule। इट इज vulcanized by S8 to
ठीक है। और इस वल्केनाइज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन। ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। ठीक है। तो जो हम रबर यूज करते हैं वो नेचुरली इलास्टिक नहीं होता है, उसमें इलास्टिक करेक्टरिस्टिक जो आती है वो आती है S8 मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि ये इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है। नेचुरल शेप इसकी ऐसी होती है, स्ट्रेच करने पर ये ऐसा हो जाता है, और जब स्ट्रेच हटाएंगे तो ये वापस अपनी ये शेप रिगेन कर लेगा। ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी शो करेगा, और इसकी वजह से रबर में हम क्या देख सकते हैं कि वो स्ट्रेच भी हो सकता है और वापस शेप रिगेन भी कर ले सकता है। लेकिन नेचुरली रबर जो मिलता है हमको वो इलास्टिक नहीं होता है, उसमें इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, S8। और S8 को रबर में ऐड करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशो के बारे में। ठीक है। तो देखो क्या होता है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या होता है कि ये एक, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये क्या है, एक रेशो है। तो यहाँ पे हम किसका रेशो ले रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के स्ट्रेन का। ठीक है। उन स्ट्रेन का जो रेशो रहेगा वो हम उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइजन्स रेशो। ठीक है। एक वायर है हमारे पास, ठीक है, ये वायर थी। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है। ये यानी कि इसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा और इसके डायमीटर में क्या होगा, डिक्रीज आएगा। हमारी एल जो थी वो इनिशियल लेंथ थी, और हमारी इनिशियल रेडियस क्या थी, आर हमारी इनिशियल रेडियस। ठीक है। स्ट्रेच होने के बाद में हमारी लेंथ में कितना इलोंगेशन आया, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है। हमारी लेंथ डेल्टा एल वैल्यू से इलोंगेट हो गई, और हमारी रेडियस में कितना चेंज आया, हमारी रेडियस मान लेते हैं कि डेल्टा आर से डिक्रीज हो गई है। ठीक है। हमारी रेडियस में कितना चेंज आया, डेल्टा आर का, और लेंथ में कितना चेंज आया, डेल्टा एल का। ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइजन्स रेशो क्या बनेगा, हमारा पॉइजन्स रेशो होता है बच्चों, रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसा कि नाम से क्लियर है बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है, हमारे क्वांटिटी में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या रहेगा कि अलोंग द लेंथ कितना चेंज आया, ये हमारी लेंथ है, इसके अलोंग कितना चेंज आया है, चेंज कितना है, डेल्टा एल का, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या बनेगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
लेटरल स्ट्रेन क्या होता है कि हमारी रेडियस के अलोंग कितना चेंज आया। रेडियस कितनी थी हमारी आर, चेंज कितना है डेल्टा आर, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या बनेगा डेल्टा आर अपॉन आर, तो ये क्या बनेगा लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारा पॉइजन्स रेशो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। माइनस साइन कहाँ से आ रहा है क्योंकि हमारी रेडियस में नेगेटिव चेंज आ रहा है। ठीक है, रेडियस हमारी कम हुई है, उस वजह से हम माइनस साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशो बनेगा माइनस डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है बच्चों, ये हमारा बनेगा पॉइजन्स रेशो। थ्योरेटिकली पॉइजन्स रेशो की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या रहती है हमारे पॉइजन्स रेशो की -1 टू +1/2। ठीक है, -1 से +½ ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू थोड़ी अलग होती है। अगर प्रैक्टिकली पॉइजन्स रेशो निकालोगे तो वो हमारा आता है 0 टू +½ ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाता है प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली अगर निकालो तो पॉइजन्स रेशो नेगेटिव भी आ सकता है, -1 से लेके ½ तक वेरी करेगा। तो बच्चों इसी पर एक न्यूमेरिकल करते हैं पॉइजन्स रेशो पे। हमें क्या निकालना है इसमें पॉइजन्स रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी जब हम रबर सिलेंड्रिकल रबर को स्ट्रेच करेंगे। ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। आई होप आप सबका हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो इधर ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ गलती कर रहे हो आप सब। हमें क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर है और उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो हमें पॉइजन्स रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिलेंडर बना लेते हैं एक। ये हमारे एक सिलेंडर है। ठीक है, इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा और इसकी रेडियस में चेंज आएगा। हम इसकी रेडियस मान लेते हैं आर और लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी πr² एल। ठीक, ये इसकी वॉल्यूम है। इसको स्ट्रेच जब करेंगे तो रेडियस में चेंज आएगा और लेंथ में चेंज आएगा, लेकिन हमारी वॉल्यूम क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट तो हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा 0। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो हमें दिया हुआ है dv चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम इस इक्वेशन में dv बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम v। ठीक है, हमें हमारे पास एक चीज़ है कि हमारी वॉल्यूम में चेंज क्या रहेगा 0। हमें इस चीज़ का यूज़ करना है और इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे जब हमारे पास क्या होगा dv। तो dv कैसे आएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या बनेगा डिफ्रेंशिएट करने से d/dv ऑफ v इक्वल्स टू d/dv ऑफ πr² l। ठीक है, dv/dv क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं d/dv ऑफ r² l। r हमारा क्या है वेरिएबल है
और एल क्या है, एल भी वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो आर भी चेंज होगा और एल भी चेंज होगा। और अगर दो वेरिएबल हमारे मल्टीप्लाई में हो डिफरेंशिएशन में, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, हम रूल यूज करेंगे एल डी बाई डी वी ऑफ आर स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर डी बाई डी वी ऑफ एल। ठीक है, कौन सा रूल होता है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या बनता है, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इससे क्या बनेगा हमारा, 1 = पाई एल टू आर डी आर अपॉन डी वी प्लस आर स्क्वेयर डी एल अपॉन डी वी। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर से हम डी वी को दूसरी साइड ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, डी वी = पाई टू एल आर डी आर प्लस आर स्क्वेयर डी एल। अब हमें निकालना क्या है, पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा आर और डी आर दोनों सेम सेम चीज़ें हैं। ठीक है, डेल्टा हम यूज करते हैं लार्ज चेंज दिखाने के लिए, और डी हम यूज करते हैं स्मॉल चेंज दिखाने के लिए। तो दोनों सेम चीज़ें ही हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये बनाना है डेल्टा आर अपॉन आर और डेल्टा एल अपॉन एल। ये हम कैसे बना सकते हैं, हम एक काम करेंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा देते हैं वॉल्यूम के साथ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद वॉल्यूम v = पाई आर स्क्वेयर एल ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन वी = पाई टू एल आर डी आर प्लस आर स्क्वेयर डी एल डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, और v कितना है हमारा, पाई आर स्क्वेयर एल। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्या था कि हमारी चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगी, जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है सिलेंडर की। तो डीवी अगर जीरो है, ठीक है, डीवी हमारा क्या है, जीरो, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, जीरो। यहाँ से हमारा क्या आएगा, टू एल आर डी आर प्लस आर स्क्वेयर डी एल अपॉन आर स्क्वेयर एल इक्वल्स टू जीरो। हम इसको लिख लेते हैं टू एल आर डी आर अपॉन आर स्क्वेयर एल प्लस आर स्क्वेयर डी एल अपॉन आर स्क्वेयर एल इक्वल्स टू जीरो। देखो क्या क्या कट जाएगा, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर काट सकते हैं, एल से एल काट देते हैं, एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा, टू डी आर अपॉन आर प्लस डी एल अपॉन एल इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एक क्वांटिटी को दूसरी साइड ले जाते हैं, डी एल अपॉन एल माइनस ऑफ टू डी आर अपॉन आर। ठीक है, अब पॉइजन्स रेशो क्या होता है,
माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डी एल अपॉन एल। और डी एल अपॉन एल की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये पुट कर दो। ये मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम रेडियस को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं और यहाँ पे रेडियस हमारी स्मॉल आर है। तो या तो दोनों को हम स्मॉल आर लिखें या फिर दोनों को कैपिटल आर लिखें, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये प्लस 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी आर बाई आर से डी आर बाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, प्लस का 1/2। तो हमारा सिग्मा क्या आ रहा है, पॉइजन्स रेशो प्लस हाफ, ठीक है। आई होप सबका सही आंसर आया होगा। अगर किसी का नहीं आया है तो एक बार चेक कर लो कहाँ पे आप सबने गलती की थी, ठीक है बच्चों। मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री राम।